देखिए, मोदी सरकार बेसिकली पूंजीपतियों की दलाल है। जनता से मैं अपील करूंगा कि वो अरावली बचाने के लिए एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन खड़ा करे। एक तरफ हम रोना रोते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पहाड़ का डिफिनेशन ही चेंज कर देता है। जो पहाड़ी 100 मीटर से नीचे होंगी उसको पहाड़ नहीं माना जाएगा। इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में एक आक्रोश, सरकार के खिलाफ आक्रोश की माहौल बनते जा रही है। हम बात कर ले सोशल मीडिया एक्स की, तो सेव अरावली ट्रेंडिंग पे है। नमस्कार, मेरा नाम विशाल हुआ और आप न्यूज डायरी देख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। सर हमेशा बेबाकी से बात करने के लिए सर जाने जाते हैं। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि इस अरावली केस है उस पे सर का फर्स्ट रिएक्शन क्या है। सर आप क्या कहिएगा इस विषय में? देखिए, मसला बहुत गंभीर है क्योंकि अरावली पर्वत जो है जी, वो खतरे में आ गया है। अब पहले मैं दर्शकों को थोड़ा अरावली पर्वत के बारे में बता देता हूँ। ये जो अरावली पहाड़ है ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में एक माना जाता है। माना जाता है कि 57 करोड़ साल पुराना पहाड़ है। उस हिसाब से हिमालय कुछ लाख साल ही पुराना है। और ये जो अरावली पर्वतमाला है ये हिंदुस्तान के 4 राज्यों से होकर गुजरती है: दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। और बहुत लोग को नहीं मालूम है कि भारत का जो राष्ट्रपति भवन है नई दिल्ली में, वो अरावली पर्वत के ही एक हिस्से पर बना हुआ है, जिसको रायसीना की पहाड़ी कहते हैं। और इस अरावली पर्वत से कई नदियां भी निकलती हैं, जैसे साबरमती नदी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके किनारे गांधी जी ने आश्रम बनाया था। और हल्दी घाटी की लड़ाई सुनी होगी दर्शकों ने, राणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हुई थी। हल्दी घाटी भी जो है वो अरावली पर्वत का ही एक हिस्सा है। और अरावली पर्वत एक तरह से मतलब प्रकृति का वरदान है, क्योंकि यदि अरावली पर्वत नहीं रहता तो जो थार का रेगिस्तान है वो गंगा के मैदान तक फैल गया रहता। तो अरावली पर्वत की वजह से ही वो रेगिस्तान रुका हुआ है। अभी अरावली पहाड़ इसलिए खबरों में है क्योंकि पिछले महीने यानी नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीबोगरीब फैसला दिया है। और इस फैसले में कहा गया है कि अरावली पर्वत सिर्फ उस हिस्से को माना जाएगा जो 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंचा हो। अब समस्या यह है कि अरावली पहाड़ का जो 91% हिस्सा, 91% हिस्सा जो है वो 100 मीटर से कम ऊंचाई का है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या हो गया कि वो जो पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, उसका 91% हिस्सा अब उसका अरावली पर्वत माना ही नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अब वहाँ जंगलों की अंधाधुंध कटाई होगी और खनन शुरू हो जाएगा, क्योंकि अरावली पर्वत के नीचे बहुत बहुमूल्य खनिज है, चूना पत्थर का भंडार है, तांबा का भंडार है, कई खनिजों का भंडार है। और उन खनिजों पर हिंदुस्तान के पूंजीपतियों की बुरी नज़र सालों से लगी हुई थी, लेकिन वो लोग नहीं खोद पा रहे थे पर्वत को, क्योंकि अरावली पर्वत को संरक्षित किया हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अवैध खनन का भी रास्ता अब साफ हो गया है। तो अब इसको लेके बहुत लोगों में चिंता है कि यदि मतलब अरावली पहाड़ बर्बाद हो जाए तो जो करोड़ों साल पुराना पहाड़ है उसके बाद इस देश में बहुत सारा पर्यावरण का असंतुलन पैदा होगा, बहुत सारा नुकसान उससे होगा। जंगलों की कटाई से पहले ही देखिए दुनिया में जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, मौसम का मिजाज बदलने लगा है, सूखा पड़ने लगा है, बाढ़ आने लगी है। और लोगों को ये आशंका है कि जो नरेंद्र मोदी हैं, जो गौतम अडानी के बहुत करीब हैं, वो अरावली पहाड़ के सारे जो खनन के ठेके हैं, पट्टे हैं, वो सब गौतम अडानी को सौंप देंगे और उसके बाद अंधाधुंध खनन शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अभी पूरे देश में अरावली पहाड़ को बचाने की एक मुहिम शुरू हो गई है। अभी तो मुहिम राजस्थान में शुरू हुई है, राजस्थान के कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुहिम पूरे देश में और देश के बाहर भी फैल जाए और सरकार को मतलब पीछे हटना पड़े और अरावली पहाड़ को बचाया जा सके। जी। हाँ, एक तरफ अरावली पहाड़ को बोला जाता है कि नॉर्थ इंडिया का ऑक्सीजन फैक्ट्री है। दूसरा सवाल ये उठता है, जिस अरावली पहाड़ की हम बात कर रहे हैं उसमें अवैध खनन होते रहता है। जब गवर्नमेंट संरक्षण कर देगी कि आप ठीक है 90% पहाड़ का आप खनन कर सकते हो, तो कहीं न कहीं अवैध खनन का जो संख्या वो भी तेजी से बढ़ जाएगा। जो खनन करने वाले जो भी लोग हैं वो बेखौफ होके खनन करेंगे सर। और दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर उसका अरावली का 90% अगर हिस्सा खत्म कर दिया जाता है, तो जितना राजस्थान का जो भी धुलकन है वो कहीं न कहीं दिल्ली मरुस्थल में परिवर्तन हो जाएगा। वही तो मैंने बताया ना, वही मैंने कहा कि देखिए अरावली पहाड़ जो है वो एक प्रकृति का वरदान है इस देश को। उसी की वजह से थार का रेगिस्तान रुका हुआ है और रेगिस्तान का विस्तार नहीं हो पाता है। कल्पना कीजिए कि अरावली पर्वत पूरी तरह खत्म हो जाए, या पूरी भी तरह नहीं मतलब आंशिक रूप से ही वो खत्म हो जाए, तो क्या होगा कि वो जो रेगिस्तान है वो गंगा के मैदान में भी फैल जाएगा और ये सारी उपजाऊ मिट्टी जो है बर्बाद हो जाएगी। और कुछ साल बाद आप देखेंगे
अकाल की स्थिति आने लगेगी, अकाल पड़ने लगेगा, फसल उगानी मुश्किल हो जाएगी। और जो आपने बात कही वो भी सही है। पहले ही देखिए दिल्ली की हवा इतनी जहरीली है। अभी सर एक्यूआई 400 हाँ सर, दिल्ली में अभी घरों घर मतलब घर घर एयर प्यूरिफायर शायद आने लगा है सर। और दूसरा सवाल ये उठता है, जो गरीब तबका है जो प्यूरिफायर नहीं खरीद सकता है, उसका तो जीवन ऐसे ही खत्म हो रहा है। नहीं है ही, अभी मना था कि दिल्ली हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि दिल्ली में रहने का मतलब है कि आप रोजाना 10-15 सिगरेट पी रहे हैं। मतलब बिल्कुल आपका फेफड़ा आपके छलनी हो जाएंगे। ऐसी जहरीली हवा दिल्ली की हो गई। AQI जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 400 पर चला गया है। दिल्ली में लोगों का मतलब जीना मुश्किल, सांस लेना मुश्किल हो गया है। और उस पर तो ये करेला पर नीम हो जाएगा यदि आप अरावली को भी कर देते हैं। जितनी राजस्थान की धूल है, जितना बालू है, सब जब आंधी उठेगी तो सब फिर दिल्ली तक पहुंचेगा। उसका दिल्ली में बालू साफ करते रहिए। ऐसे अभी देखिए पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है, खेत कटने के बाद जो पराली जलाई जाती है, उस पराली का धुआं दिल्ली का बिल्कुल दम निकाल देता है। तो इसके बाद एक नया संकट आएगा। तो इसमें तो पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए, जन आंदोलन होना चाहिए, शांतिपूर्ण लेकिन बड़ा जन आंदोलन होना चाहिए अरावली को बचाने के लिए। जी सर दूसरा सवाल है, वही मोदी सरकार है जो नेट जीरो की बात करती है, और फिर वही सरकार संरक्षण देती है कि अपने 90% पहाड़ खत्म कर दो। देखिए, मोदी सरकार बेसिकली पूंजीपतियों की दलाल है ना? पूरी भाजपा ही पूंजीपतियों की दलाल है। कहते हैं ना, भाजपा का सिद्धांत है राम नाम जपना, सेठ सेठानी अपना। मतलब राम नाम की बात करो लेकिन सेठ सेठानियों की दलाली करो। अभी देखिए देश में हम दो हमारे दो की सरकार है। 4 गुजराती इस देश को चला रहे हैं। 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। देश को बेचने वाले गुजराती हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। देश को खरीदने वाले गुजराती हैं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। तो 142 करोड़ का हिंदुस्तान है, लेकिन इसको सिर्फ 4 गुजराती चला रहे हैं। और पूरे देश में मतलब एक लूट मची हुई है। और नरेंद्र मोदी बिल्कुल मतलब गौतम अडानी की एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। जी सर दूसरा सवाल यह है कि अगर ठीक है खनन का हो गया, अगले सर 10-20 साल में तो पूरे मतलब देश पूरा मरुस्थल में परिवर्तन हो जाएगा सर। वही ना मैंने कहा कि कुछ कुछ दशक के बाद फिर जितना अभी यूपी में जो आपको गंगा का मैदान है, या मतलब जो उपजाऊ मिट्टी, या बिहार में भी गंगा का मैदान है, ये सब रेगिस्तान में बदल जाएगा। और जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं वो तो मतलब भुखमरी का शिकार हो जाएंगी, ना फसलें होंगी, बस अकाल पड़ेगा। ये तो मोदी जी पूरे देश के भविष्य के साथ बहुत बड़ा मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसका विरोध होना चाहिए, और बहुत जमकर विरोध होना चाहिए। जैसे किसान आंदोलन ने मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था, वैसे अरावली बचाओ आंदोलन भी सरकार को झुकने को मजबूर कर देगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। जी सर और तीसरा सवाल आपसे है कि आप पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं सर, आपको एनवायरनमेंट के और इतिहास के मतलब हम लोग से ज़्यादा ही नॉलेज होगा इस विषय के बारे में। गवर्नमेंट से सर आपका अपील क्या रहेगा? अरे मेरी तो अपील यही रहेगी कि भाई अरावली बचाइए, अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारिए। हम लोग कालिदास का एक किस्सा पढ़ते थे बचपन में कि कालिदास जिस डाल पर बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे थे। तो ये तो वही बात हुई कि जिस प्रकृति की हम गोद में मानव जाति बैठी हुई है, हम उसी प्रकृति को नष्ट कर देंगे तो फिर हम लोग कहाँ रह जाएंगे। इसलिए सरकार से और जनता सबसे अपील करूंगा। सरकार से तो मुझे कुछ उम्मीद नहीं है, सरकार के तो कान में तेल डाल के बैठी हुई है। जनता से मैं अपील करूंगा कि वो अरावली बचाने के लिए एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन खड़ा करे। जी तो आपने देखा कि मैंने अरावली पर्वत से जुड़े कुछ सवाल अमिताभ दास सर से इस विषय पे, अब जनता का क्या सोच है, जनता क्या सोचती है, जनता को क्या अगला कदम उठाना है वो आपके ऊपर। क्या आप अपने देश को अगले 10 साल 20 साल में मरुस्थल में परिवर्तन होते हुए देखना चाहते हैं तो देखिए, आप सोच है आपकी विषय। फिर अगले आप 10 साल 20 साल के बाद में रोना नहीं रोइएगा कि हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, हमारे देश में पानी की कमी है, हमारे देश में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी कुछ प्रतिक्रिया है, अगर आपका भी कुछ सरकार से सवाल है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।